हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हम और आप मिलकर के चल पड़े हैं 14 डेज मैराथन सीरीज बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो आज हमारा डे 2 है। डे 1 में मैंने आपको शेड्यूल दिया था 3 डायमेंशन ज्योमेट्री करने का। होपफुली आपने उसको कर लिया होगा। होप कि आपने उसको अच्छी तरह से कर लिया होगा। डे 1 के लिए मैंने आपको 3D का शेड्यूल करके दिया था सारे टॉपिक कवर करने के लिए। होप कि आप लोगों ने अच्छी तरह से वो शेड्यूल पूरा कर लिया होगा। तो आज हमारा डे 2 का शेड्यूल शुरू होता है वेक्टर से। तो इसमें मैंने सोचा आपके लिए थोड़ा थोड़ा एक शॉर्ट नोट टाइप का बना करके मैं दे दूं, ताकि आपको ज़्यादा इधर उधर बुक्स वगैरह खोलने की ज़रूरत ना पड़े। सब जगह सब सारी चीज़ जितनी कोशिश कर सकता हूँ मैं छोटे से छोटे वीडियो में डालने की, वो डाल दूँ। तो इसमें वेक्टर में हम लोग शुरू तो करेंगे ऑब्वियसली। कल से आपका 26 से ये शेड्यूलिंग है। तो बेसिक फार्मूले से, तो बेसिक फार्मूले में मैंने आपको यहाँ पे पोजीशन वेक्टर से शुरू कर दिया है। तो जैसा कि पोजीशन वेक्टर आपने शुरुआत में पढ़ा होगा, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो किसी भी पॉइंट का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है ना, जो होता है वो हमारा पोजीशन वेक्टर से होता है। तो ये हमने पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट को क्या करते हैं, ओ से कनेक्ट कर देते हैं। तो दिस इज योर पोजीशन वेक्टर ओ ए। तो ए कोऑर्डिनेट का हमारा पोजीशन वेक्टर क्या हो गया बच्चों, ओ ए हो गया। तो उसी तरह से हमारा ओ बी भी क्या हो जाता है, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाता है। अगर x2 y2 z2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर हो जाता है। तो ये हमने तो ओ बी वेक्टर ओ ए वेक्टर। तो मैंने एक शॉर्ट में आपके लिए ए वेक्टर हमने डिनोट कर दिया x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अब जितने भी फॉर्मूले हैं मैंने इसी के रेफरेंस में लिया है आपका, है ना, ए वेक्टर के x1 y1 z1 के वेक्टर। तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारा बनता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं किसी भी वेक्टर का, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग मॉड ऑफ ए से। फॉर्मूला हमारा जाता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर का पूरे का अंडर रूट। तो ये इंपॉर्टेंट, ये सारे ABCD हैं, आपको याद भी होगा। मैं जस्ट आपको एक रीकैप दे रहा हूँ, ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता मैं छोटे से वीडियो में। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमारा होता है, कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो होता है वो उसको अगर उसके मॉड से मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो वो आपका यूनिट वेक्टर निकल जाता है। अच्छा, इसका हमारा सिंबल होता है कैप, और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1, है ना। इसका मॉड अगर ए कैप आप निकालने जाएंगे तो हमारा को क्या हमेशा मिलेगा, 1 यूनिट मिलेगा। इसीलिए नाम इसका क्या है, यूनिट वेक्टर। अच्छा, इसमें यूनिट वेक्टर और वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपको अभी आज के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा है, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा और डिटेल में है, ये डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो को मैं अभी यहाँ पे ये हमारा, हाँ नहीं क्या, अरे कोई इशू था, हो गया। तो अगला टॉपिक ये है, तो सही हमारा टॉपिक बहुत बड़ा, डायरेक्शन रेशियो। बट अब ये अभी के लिए तो मैं अभी स्टार्टिंग में ये बोल सकता हूँ, इट इज द सिंपलेस्ट कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के, जो कि इसमें हमारा x1 y1 z1 में हमारा x1 y1 z1 आ जाता है। ये क्या हो जाता है, इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा बता दूं कि अगर ये हमारा 2, 3, 4 है और किसी का कोफिशिएंट 6, 9 और 12 है, तो आप इसमें अगर 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लेने के बाद ये 2, 3 और 4, तो ये जो होता है दिस इज द डायरेक्शन रेशियो। ये हमारा डायरेक्शन रेशियो ट्रीट होता है, ये नहीं, ये डायरेक्शन रेशियो किसी का नहीं हो सकता है। होप कि आपको याद आ गया होगा ये। अब अगला होता है हमारा डायरेक्शन कोसाइन। कुछ क्वेश्चन 1 मार्कर ज़्यादातर इससे निकलते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन हमारे 3 होते हैं, L, M और N में रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। तो इसके रिजल्ट्स मैंने सारे लिखे हुए हैं आपके लिए। तो यहाँ पे L होता है हमारा कॉस अल्फा, अल्फा बीटा गामा क्या होता है अभी ये हमने लास्ट में डिस्कस किया है, पहले आप इसको याद कर लें रिकैप की। x1 जो हमारा i का कोफिशिएंट है, x1 अपॉन मॉड ए, m हमारा कॉस बीटा होता है y1 अपॉन मॉड ए, और n होता है हमारा कॉस गामा z1 अपॉन मॉड ए। मॉड ए निकालना जरूरी होता है। अगर इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपको हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसलिए ये हमारा एक आइडेंटिटी की तरह यूज करते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये देगा। LMN के जगह पे हमने cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, ये भी क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है हमारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होगी अगर अल्फा बीटा गामा आर द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस एंड सॉरी रेस्पेक्टिवली। तो इसमें क्या है कि जैसे हमारा ये कोई एक्सिस है ना, शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये कोई वेक्टर ए वेक्टर है, तो ये x एक्सिस से क्या कर रहा है अल्फा एंगल बना रहा है, और y एक्सिस से क्या हो रहा है बीटा, और z एक्सिस से कोई ना कोई एंगल बनाएगा जो कि क्या बनेगा गामा। तो अब यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पे आप लिख दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। तो तीनों का 1 1 मिलकर के क्या हो गया 3 हो गया, जो कि उधर से हमारा क्या बन जाएगा 1 को इधर लेकर के आएंगे तो 2, और ये इस सारे उधर चले जाएंगे, तो इसलिए आंसर इसका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेक्शन फार्मूला पे। सेक्शन फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला का ही एक ब्रॉड क्या कहते हैं कंसेप्ट है। इसमें एक स्पेसिफिक जब M1 और M2 सेम हो जाता है तो वो मिड पॉइंट बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये कंडीशन लगा देते हैं क्योंकि मिड पॉइंट के लिए क्या कंडीशन है, मिड पॉइंट के लिए क्या कंडीशन है कि M1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है M2 हो जाता है। तो M1 और M2 अगर सेम हो जाता है ना, M1 और M2 इज इक्वल टू सेम, तो 1:1 ऑब्वियसली हो गया ये, तो ये B प्लस A बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये होने के बाद M1 इज टू M2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1:1, तो ये मिड पॉइंट बन जाता है। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, इसमें 2 केसेस हमारा इंटरनली और एक्सटर्नली का है। डायग्राम से मैंने सिखा रखा है आपको कि यहाँ पे A पॉइंट है हमारा जिसका वेक्टर हमारा x1 i कैप y1 j कैप आप ले सकते हैं, जो कि A वेक्टर से डिनोट हो रहा है, और B वेक्टर हमारा जो है x2 i y2 j z2 k है, तो B पॉइंट हमारा B वेक्टर से डिनोट हो रहा है। तो और C बीच में है जो इसको M1 रेशियो M2 में डिवाइड करता है। तो C का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है हमारा M1 इंटू बी वेक्टर, क्या हो जाता है हमारा M1 इंटू बी वेक्टर और M2 इंटू ए वेक्टर अपॉन में M1 प्लस M2। ये इंटरनली का केस है क्योंकि ये हमारा A और B के अंदर लाई करता है ये पॉइंट C। अब यहाँ पे क्या है, ये भी तो हो सकता है कि C पॉइंट बाहर हो और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो, देखिए M1 और M2 है, तो बीच में क्या आ जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या है हमारा सेम है। तो इतने में आपका सेकंड एक्सरसाइज है ना, जो एक्सरसाइज 10.2 है, 10.2 आपका इतने में ही हमारा ऊपर के बेसिक फार्मूले से हमारा 10.2 कवर हो जाता है। अच्छा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, आपको 10, 12 से ले करके 17 तक, ठीक है, 10, 12 से ले करके 17 तक। अच्छा, 15 में आपका सेक्शन फार्मूला है जो कि आप अच्छी तरह से एक बार देख लेना, ठीक है। तो अब हम लोग जो है अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के ऊपर, जो 10.3 में हमारा लेकर के जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का भी मैं छोटा सा ब्रीफ जरूर मैं आपको दे दूंगा। चलिए, तो हम यहाँ से अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर शुरू करते हैं। तो एक ब्रीफ मैं दे ही रहा हूँ आपको सारे टॉपिक का इसमें, तो उससे हमारा मेन मुद्दा तो थोड़ा पीछे रह गया है जरूर से, बट तुरंत इसको फिनिश करके मैं आपको टॉपिक वाइज टाइम बता दूंगा कि कितना कितना टाइम किसमें देना है। मेन मुद्दा हमारा इस वीडियो का यही था। तो चलिए, डॉट प्रोडक्ट जैसा कि हमारे को पता है कि ए डॉट बी है ना, ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है हमारा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ए डॉट बी हमारा क्या होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो इसमें अब ये भी होता है कि आप एंगल निकालने का अलग फॉर्मूला यूज करने लग जाते हो, जबकि जरूरत कुछ भी नहीं है। कॉस थीटा ही हमारा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। अच्छा, ए डॉट बी कैसे निकलता है अभी नीचे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, दिक्कत होती है इस फॉर्मूले के अंदर, ध्यान से देखें, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, साथ में इसका लगा हुआ है एन कैप। तो ये सबसे ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ होती है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। बाकी इसका डिटेल अगर जानना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वेक्टर की वीडियोस देख सकते हो, उसमें बहुत डिटेल में मैंने क्रॉस को बताया हुआ है।
अब हालांकि अभी इतना टाइम नहीं है, हमारा ये मैराथन है और वो भी पेपर के टाइम पे, तो इतने सारी कंसेप्ट बताना थोड़ा सा मुश्किल है। आप वीडियो चाहे तो आप देख सकते हैं, आपका सारा कुछ रिकैप वहीं से हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये जो हमारा एनकैप होता है ये यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, और ये परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर, ए और बी दोनों वेक्टर के क्या है ये परपेंडिकुलर है। और ऐसे वेक्टर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमारा होता है वेक्टर अपॉन मॉड, है ना, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉड। तो इसमें मैंने समझाया हुआ है कि ये जो यूनिट वेक्टर है उसका वेक्टर कौन है, वेक्टर है उसका ए क्रॉस बी। तो ऑब्वियसली क्या होगा उसका, अब ए क्रॉस बी क्यों होगा, क्योंकि इसके लिए फिर वही कहावत है, जब दो वेक्टर क्रॉस होते हैं तो तीसरा वेक्टर बनता है जो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इतना डिटेल में नहीं जा सकते हम लोग, अभी फॉर्मूले पे फोकस कर रहे हैं। तो ये ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, आप इस एन कैप की वैल्यू आप जो है यहाँ पे डाल दें, है ना। इस एन कैप की वैल्यू कहाँ डलेगी, अगर यहाँ पे आप डलेगी तो आपको फॉर्मूला कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए, ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप के जगह पे हमने इसका वेक्टर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखा, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अब ये ए क्रॉस बी और ये ए क्रॉस बी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये पहुंच गया हमारा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ए मॉड बी साइन थीटा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पास क्रॉस के अब दो फॉर्मूले हैं, एक तो क्रॉस जो एन कैप के साथ, एक क्रॉस जो विदाउट एन कैप। तो ऑब्वियसली जो विदाउट एन कैप है दैट विल बी द मैग्नीट्यूड, है ना। तो इसीलिए ए क्या है हमारा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है, इसमें कोई वेक्टर है नहीं। एक चीज और इसमें बताया गया था हमारे तरफ से कि डी फॉर डॉट प्रोडक्ट, डी फॉर डेथ ऑफ वेक्टर। जब दो वेक्टर डॉट होते हैं तो उसके वेक्टर की मौत हो जाती है, मतलब आई जे के छिन जाती है इससे। और इसमें हमारा क्या होता है, एक नया वेक्टर पैदा होता है। जब भी दो वेक्टर को क्रॉस करते हो तो एक तीसरा वेक्टर जन्म लेता है जिसको हम लोग ए क्रॉस बी के नाम से जानते हैं। तो ये सारे डायलॉग हमारे आपको मेरे वीडियोस में मिल जाएंगे। तो अभी फिलहाल हमारा फोकस अपनी जगह पे रहे तो ज़्यादा सही है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। ये मैंने हिंदी में लिख करके दिया था, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ये सिंबलिकली इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर्स इज द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। इतना लंबा पढ़ने का मतलब ये है कि ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर। दरअसल ये सब मैंने आपको वीडियोस में ये सारे स्टेटमेंट बिल्कुल याद करवा दिए। तो इसीलिए आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के सारे क्या होंगे, अपने मॉड का स्क्वायर होंगे। और ये दीज ऑल दीज आर आई जे के कैप आर यूनिट वेक्टर, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। अब ये आई जे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इनके दूसरे का डॉट क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। सिमिलरली हमने ये चीज इसमें बताया है ए क्रॉस बी में कि आई क्रॉस जे, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के हमेशा क्या होना है, जीरो, क्योंकि साइन इनके बीच का, सेम वेक्टर के बीच का एंगल जीरो होता है और साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो। अब जब ये डिफरेंट आपस में क्रॉस होते हैं तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट मैंने बताया हुआ है आपको कि जब एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं तो हमारा पॉजिटिव साइन आता है और जब क्लॉकवाइज में चलते हैं तो ये नेगेटिव। कैसे, आई क्रॉस जे, एंटी क्लॉक चला हमारा, देखो आई क्रॉस जे एंटी क्लॉक है, तो इसीलिए ये तीसरा वेक्टर इसका क्या होगा, ये क्रॉस, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका के, क्योंकि ये दोनों के परपेंडिकुलर है प्लस के साथ। अगर जे क्रॉस के हुआ तो प्लस आई के साथ, तो दो क्रॉस होंगे वो तीसरा बनेगा, ये दोनों क्रॉस होकर के क्या बनेगा, ये हमारा जे वेक्टर बनेगा। यही अगर उल्टा हो जाएगा हमारा, है ना, ये हमारा अगर इस डायरेक्शन में जाएगा, फॉर एग्जाम्पल के डॉट जे, देन इट विल बी माइनस ऑफ आई। के डॉट जे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, आई डॉट के क्या हो जाएगा हमारा, माइनस जे। तो ये चीज है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव, दैट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस। अब दो वेक्टर का डॉट और दो वेक्टर का क्रॉस निकलता कैसे है, ए वेक्टर हमारा x1 हमने एग्जांपल लिया है 1, ये 2, x2 y2 z2, तो दोनों का डॉट अगर करेंगे तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन मैंने सिखाया था, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 इज इक्वल टू, हाँ बस यहीं तक। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो ऑब्वियसली इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो ये हमने आपको डॉट का फॉर्मूला, क्रॉस कैसे वर्क करता है ये हम डिटर्मिनेंट लेकर के चलते हैं। पहला रो आई जे के का,
और उसके बाद दूसरा रो जो है ये पहले वाले वेक्टर का बनेगा बच्चों, नहीं तो ये हमारा नेगेटिव साइन हो जाएगा। और ये तीसरा रो जो बनेगा ये सेकंड वाले वेक्टर का बनेगा। अब इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा इसमें होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैंने बनाया नहीं आपके लिए ट्रायंगल, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। कहने का मतलब क्या है, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स होनी चाहिए। को इनिशियल मतलब एक ही पॉइंट से शुरू होने वाले, बी सी अगर बी से शुरू हो रहा है तो बी सी क्रॉस बी ए, अगर सी से हो रहा है शुरू तो सी ए क्रॉस सी बी, दैट इज एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर, क्या बोलते हैं इसको, को इनिशियल वेक्टर्स। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा, इधर मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम खींच दिया आपके लिए, ए बी सी डी, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम वही हो गया, ए बी क्रॉस ए डी। देखिए ए बी ए से शुरू, अगर बी से शुरू हुआ तो बी सी क्रॉस बी ए, सी से होगा तो सी बी क्रॉस सी डी। इसमें हाफ नहीं लगता क्योंकि वो दो ट्रायंगल का एरिया हो जाता है, वो डबल हो जाता है। अगर हाफ लगाना हो तो आप यू कैन यूज D1 है ना क्रॉस D2, दोनों डायगोनल कोई भी आप ले ले, क्योंकि मैग्नीट्यूड जब निकलेगा तो वो प्लस में ही आएगा, इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने आपको एक समरी टाइप का वेक्टर का दे दिया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो एक्सरसाइज 10.3 पे आ जाओ। एक्सरसाइज 10.3 में स्टार्टिंग के क्वेश्चन आप बहुत ही कैजुअल अप्रोच के साथ कर सकते हैं। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होता है 13 से, है ना। तो एक बार मैं बुक देख लूँ क्वेश्चन नंबर में, कहीं आपके लिए इधर उधर ना हो जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर इसमें क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा एग्जाम्पल, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, में पहले आपको बता दूं कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। तो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, है ना 10.3। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा जो है 13 क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और 13 के साथ ही हमारा एक एग्जाम्पल भी अटैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 13 के साथ एग्जाम्पल जो अटैच है दैट इज एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 28 और 29 है ना, 29 है। तो इसके साथ प्लस कर दें आप एग्जाम्पल नंबर 29, है ना। तो ये इसके साथ अटैच हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 के साथ एग्जाम्पल नंबर 29 हमने अटैच कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 के बाद इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट बनेगा 13 के बाद आपका 14, 15, 16, 17, 18 है ना। तो 15 से 18 आप लगा लो, अभी आपके पास टाइम है, आप खुल के कर सकते हैं प्रैक्टिस। अच्छा, उसके बाद इसमें एग्जाम्पल नंबर आपका, ये मैंने इजी लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल आप समझ लेना इसको। एग्जाम्पल इसका 28 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 28 और 30 तो है ही है इंपॉर्टेंट। 30 में हालांकि कंडीशन यूज होना है पैरेलल का, तो वो मैंने नहीं किया, बट हमने अपने वीडियोस में बहुत डिटेल में वेक्टर आपको करा के दिए। तो एग्जाम्पल 30, और उसके बाद अगर हम लोग फोर्थ एक्सरसाइज की बात करें तो 10.4 में आप फर्स्ट के 3 क्वेश्चंस आप 1 मार्कर के लिए यूज कर सकते हैं, और थर्ड क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1, 2, 3, बाकी आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, बाकी 9 to 12 आप इसमें काम कर सकते हैं, इसमें कि आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, पैरेललोग्राम सारे ही आ जाएंगे। और यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 23, एक एग्जाम्पल इसका 23 भी कर लेंगे आप, एग्जाम्पल 23। तो ये हमारा 10.4 में कुछ खास है नहीं, जो भी है क्रॉस में थोड़े से बाहर के क्वेश्चंस हैं। अब मेन आ जाते हैं हम लोग मिसलेनियस के ऊपर। तो मिसलेनियस के मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिए हैं। तो मिसलेनियस में हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 वगैरह कुछ सच कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये आएंगे भी। तो हमारा मिसलेनियस में अगर हम लोग बात करते हैं मिसलेनियस की, है ना, तो इसमें क्वेश्चन नंबर आप लगा ले 5, 6, 7 ये जो बनेंगे हमारे 1 मार्कर क्वेश्चन बनने वाले हैं।
अगर आएंगे भी तो ये 1 मार्क से ज़्यादा भी नहीं आएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 7 के बाद आपका हमारा 8, 9, 9 इज इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर अगेन 9 इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद 10 हमारा आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में इसको कर सकते हैं। 11 फिर हमारा जो है 1 मार्कर में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा 1 मार्कर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा 1 मार्कर में ही आने वाला है। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन क्वेश्चंस को आप स्किप किसी भी हालत में मत करना, हल्के में मत लेना। क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 की नंबर 12, 13, 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद बारी आती है एनसीईआरटी से बाहर की। तो एनसीईआरटी से बाहर के कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, आउटसाइड एनसीईआरटी। तो 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको आउटसाइड एनसीईआरटी, क्योंकि मेरा मानना है कि हर टॉपिक में कुछ ना कुछ एनसीईआरटी से बाहर करके जाएं, ताकि आपको सीबीएसई वाले बुद्धू ना बना सके। सीधी सी बात है बच्चों। तो इसमें 4 to 6 क्वेश्चंस हैं जो मैं कल सुबह के वीडियो में डाल दूंगा, है ना, टुमारो मॉर्निंग विद सॉल्यूशन, विद एक्सप्लेनेशन। कि ये तो आपका जो है 26 को तो फिनिश हो ही जाना चाहिए। इसमें से हार्डली अगर आप टाइम लगाएं और क्विक रिवीजन करें तो 4 to 5 आवर्स, है ना। तो टाइम शेड्यूल अगर आपका बनता है तो टाइम हमारा पूरे वेक्टर के लिए यहाँ तक के लिए 4 to 5 आवर्स, है ना। 4 to 5 आवर्स इज मोर देन इनफ। अगर आपने पहले पढ़ाई कर रखी है, अगर नहीं कर रखी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के दें, मैं उस हिसाब से आपको करके दूंगा इसको रीशेड्यूल। बट मेरे ख्याल से ये 4 to 5 मतलब आप लगा लें हाफ डे अगर आप 26 का यूज करते हैं तो ये हाफ डे 26 का आपका वेक्टर कवर करके देगा। उसके बाद सेकंड हाफ, है ना, सेकंड हाफ जो है हमारा वो शुरू हो जाना चाहिए आपका प्रोबेबिलिटी। बड़े आराम से प्रोबेबिलिटी के वीडियोस आप मेरे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, है ना। 8 मार्क्स का टॉपिक है, धुआंधार टॉपिक है। तो इसमें भी काफ़ी डिटेल में मैंने आप लोगों को प्रोबेबिलिटी पढ़ाया है। तो 8 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी है। तो अब ये हाफ डे जो है आप कम से कम हाफ डे में 26 का सेकंड हाफ टू बी यूटिलाइज्ड, प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम कम से कम, फिर से बता रहा हूँ, है ना, बेस थ्योरम आप कंप्लीट करेंगे। तो बेस थ्योरम कंप्लीट करेंगे जरूर से। अब इसके जहाँ तक क्वेश्चन बनते हैं, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो बेस थ्योरम का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा वो हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज हमारा 13.3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से कॉइन वाला क्वेश्चन, 7, फिर 10, 11, 12, 13। उसके पहले एग्जाम्पल जो जाएगा वो हमारा एग्जाम्पल 20, 21। ठीक है। मिसलेनियस का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13 + 16। हाँ, तो ये क्वेश्चन मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 13, 16 एंड 3।
अब एक बात थोड़ा सा इसमें ज़रूरी है, हालांकि ये क्वेश्चंस थोड़े से हैवी माने जाते हैं, बट दो क्वेश्चन को आप किसी भी हालत में, आई रिपीट, किसी भी हालत में छोड़ करके नहीं जाना। दैट इज, दो क्वेश्चन मैंने अलग से, मैं इसको लिख करके दे रहा हूं आपको, दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 एंड एग्जाम्पल 18, ये दोनों क्वेश्चन आप किसी भी हालत में छोड़ के मत जाना, क्योंकि पहले ये क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम तो होते थे, बट जब से ये कोविड आया है तब से ब्लड टेस्ट का जो है हमारे क्वेश्चन की भी वैल्यू बढ़ गई है। तो ये था आपका नट सेल। टाइम टेबल में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमारे को, बट आपके वेक्टर में हमारा ज़्यादा टाइम लग गया, तो थोड़ा सा ब्रीफ मैंने दे दिया ताकि आपका काम कुछ आसान हो जाए। तो इन नट सेल कि आपका 26 जो जाएगा, तो नट सेल जो हमने लिखा 26 फरवरी का, इसमें नट सेल 26 में जो आपका शेड्यूल रहा वो रहा हमारा पूरा वेक्टर प्लस प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम। ये आपका 26 का टास्क, अगर आपके, ये हमारा शेड्यूल है 26 का, बेस थ्योरम प्लस वेक्टर। तो आपको वेक्टर के बाहर के क्वेश्चंस कल तक मिल जाएंगे, कल सुबह तक 10:30 तक। बाकी अब आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब आप आराम से अपने शेड्यूल को फॉलो करें और अपना काम जारी रखें। चलिए, आज के लिए इतना ही।